सोचिए, एक ऐसे गांव के बारे में जहां शादी का दिन खुशी नहीं बल्कि मौत का पैगाम लेकर आता हो। ये कहानी है चेतनगढ़ की। एक ऐसा गांव जो सदियों पुराने एक जानलेवा श्राप के साए में जी रहा है। यहाँ हर नई दुल्हन की डोली के साथ साथ उसकी अर्थी भी उठती है। तो चलिए आज इस खौफनाक सिलसिले के पीछे छिपे उस काले सच को जानते हैं जिसने इस पूरे गांव को एक जीता जागता नर्क बना दिया है। बचाओ राहुल। ये कहानी की शुरुआत होती है मृणाली की इन आखिरी चीखों से। उसकी सुहाग रात की सेज पर यही शब्द गूंजे थे और ये शब्द हमें सीधा उस खौफनाक मंजर में खींच लेते हैं जहां एक नई जिंदगी की सुबह होने से पहले ही अंधेरी रात ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। और देखिए, मृणाली इस श्राप की कोई पहली या अकेली शिकार नहीं थी। चेतनगढ़ में पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर ठीक 12 दुल्हनें अपनी शादी के फौरन बाद बेरहमी से मारी जा चुकी थीं। हर शादी मातम में बदल रही थी और पूरा गांव बस एक ही सवाल के साथ जी रहा था कि आखिर इस खौफ के पीछे कोई इंसान है या फिर कोई अनदेखी शैतानी ताकत। तो अब इस खौफ के माहौल से निकलकर कहानी का फोकस हमारे मेन कैरेक्टर्स श्वेता और चंद्रू की तरफ जाता है। दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी मोहब्बत की मंजिल कोई और नहीं बल्कि चेतनगढ़ का वही बदनाम और श्रापित घर होने वाला था। देखिए, श्वेता और चंद्रू की दुनिया इन पुरानी कहानियों और अंधविश्वासों से मीलों दूर थी। वो दिल्ली में पढ़ते थे, दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाते थे, मतलब एक नॉर्मल खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनकी कहानी एक टिपिकल मॉडर्न लव स्टोरी थी जिसका किसी श्राप से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कम से कम अब तक तो नहीं था। और इसी हाइकिंग ट्रिप पर घने जंगल की खामोशी के बीच चंद्रू ने श्वेता को शादी के लिए प्रपोज किया। वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी खूबसूरत पल के साथ एक बहुत ही भयानक साया भी उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। प्रपोजल के ठीक बाद अचानक से मौसम ने ऐसी करवट ली जैसे कोई इशारा दे रहा हो। एक जबरदस्त तूफान आया, दोनों बिछड़ गए और तभी श्वेता का पहली बार उस अनदेखे खौफ से सामना हुआ। घूंघट में रोती हुई एक औरत जो पलक झपकते ही गायब हो गई। तो सवाल ये है कि वो चेतनगढ़ पहुंचे कैसे? इसका क्रेडिट जाता है चंद्रू के भाई राजन के एक बड़े ही चालाक प्लान को। उसने अपने पुराने ख्यालों वाले माँ बाप को ये कहकर भड़काया कि चंद्रू और श्वेता ने तो पहले ही शादी कर ली है। उसका मकसद सीधा था कि घरवाले गुस्से में ही सही उन्हें गांव बुलाएं और फिर श्वेता को बहू के तौर पर अपनाने के लिए मजबूर हो जाएं। और राजन का ये प्लान काम कर गया। श्वेता दुल्हन बनकर ठाकुर की हवेली पहुंच गई, लेकिन घर में पहला कदम रखते ही गृह प्रवेश की रस्म के दौरान ही एक भयानक अपशगुन हुआ। जैसे ही श्वेता ने चावल से भरे कलश को पैर से गिराया, जमीन पर बिखरते ही सारे चावल कोयले की तरह काले पड़ गए। ये उस श्राप का पहला और सबसे साफ इशारा था। और बस यहीं से शुरू होता है श्राप का असली खेल। श्वेता पर हमले एक एक करके और पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे उस घर में कैद बुरी आत्माओं ने श्वेता को अपना अगला निशाना बनाया। पहली ही रात श्वेता कमरे में अकेली थी और तभी उसे अंधेरे में चूड़ियों के खनकने की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उन अतृप्त आत्माओं के आने का सिग्नल थीं, जो उस घर की हर नई दुल्हन को अपना शिकार बना लेती थीं। बहुत जल्द वो आवाजें एक भयानक हकीकत में बदल गईं। श्वेता ने देखा कि घूंघट पहने 4 औरतें उसे घेर कर खड़ी हैं और दर्द भरी आवाज में रो रही हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उन आत्माओं ने उस पर हमला कर दिया और श्वेता की चीख उसी अंधेरे कमरे में दबकर रह गई। पर हमलों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगली शाम श्वेता को चंद्रू की आवाज का एक वहम देकर जंगल में बुलाया गया और जैसे ही वो जंगल में पहुंची, उन 4 आत्माओं ने उसे फिर से चारों तरफ से घेर लिया। ये एक ऐसा जाल था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। जब परिवार वाले श्वेता को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। श्वेता बेहोश थी, उसके शरीर पर खरोचों के निशान थे और वो एक विशाल बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। उन बुरी ताकतों ने उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी कैद कर लिया था। श्वेता की ये हालत देखकर परिवार समझ गया कि ये किसी इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं है। एक तांत्रिक की मदद ली गई और तब जाकर घर के मुखिया
ठाकुर हेतल प्रताप को आखिरकार वो भयानक सच उगलने पर मजबूर किया गया जो इस श्राप की असली जड़ था। और वो राज था बंजारन का श्राप। ये एक माँ मंजूरी की बद्दुआ थी, एक ऐसी माँ जिसकी 4 जवान बेटियों को उनकी शादी के दिन ही बेरहमी से मार डाला गया था। ये एक माँ के टूटे हुए दिल से निकली बदले की वो आग थी जो पीढ़ियों से सुलग रही थी। तो आखिर ये धोखा था क्या? ठाकुर हेतल प्रताप ने बंजारन माँ मंजरी को ऊंच नीच खत्म करने का झांसा देकर उसकी 4 बेटियों का हाथ अपने बेटों के लिए मांगा। लेकिन ये शादी एक धोखा थी। ये असल में अपने कारोबार पर लगे एक दोष को हटाने के लिए एक बलि की रस्म थी। शादी के मंडप में ही उन 4 बेकसूर बहनों के सिर कलम कर दिए गए और उसी पल उस बेबस मां मंजरी ने ठाकुर खानदान को श्राप दिया कि उसकी बेटियों की आत्माएं इस खानदान में आने वाली हर नई दुल्हन का यही हश्र करेंगी। तो यहाँ पर टकराव 2 अलग-अलग दुनियाओं का था। एक तरफ था ठाकुर का लालच, अपना सामाजिक रुतबा बचाने की चाह और अंधविश्वास, और दूसरी तरफ थी एक माँ जो अपनी बेटियों के लिए इंसाफ, सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ बदला और एक टूटे हुए वादे का दर्द लेकर खड़ी थी। अब जब श्राप का कारण पता चल गया था तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस सदियों पुराने श्राप को तोड़ा कैसे जाए। इसका हल एक बहुत ही साहसी और अनोखे तरीके से खोजा गया, एक ऐसा तरीका जो सीधा उस नाइंसाफी की जड़ पर वार करता था। ये हल निकाला एक बार फिर राजन ने। वो समझ गया कि इस श्राप को किसी तंत्र मंत्र से नहीं बल्कि इंसाफ से तोड़ा जा सकता है। उसने बंजारन परिवार की 5वीं और जिंदा बेटी शिवानी को ढूंढा और इस बार धोखे से नहीं बल्कि पूरे मान सम्मान के साथ एक असली शादी का प्रस्ताव रखा। उसने सालों पहले तोड़े गए उस वादे को पूरा करने का फैसला किया। और फिर वो सबसे तनाव भरा पल आया जब राजन शिवानी को अपनी दुल्हन बनाकर उसे श्रापित हवेली में ले आया। शिवानी कोई और नहीं बल्कि उन 4 भटकती आत्माओं की सगी बहन थी। अब सवाल बस एक था, क्या वो आत्माएं अपनी ही बहन को भी अपना शिकार बनाएंगी? कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची जब 4 आत्माएं शिवानी का सामना करने के लिए सामने आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी होने वाली शिकार का घूंघट उठाया और अपनी ही बहन का चेहरा देखा, वो वहीं ठहर गईं। उनके मुंह से बस यही निकला, हम अपनी बहन को नहीं मार सकते। और इसी के साथ बदले का वो चक्र हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये देखकर कि उनकी बहन को वो सम्मान मिला जिससे उन्हें महरूम रखा गया था, उन 4 बहनों की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। वो मुक्त हो गईं, श्राप टूट गया और ठीक उसी पल मीलों दूर श्वेता भी गहरी नींद से जाग गई। उसकी जान बच चुकी थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शांति और न्याय का सिर्फ एक कदम सदियों की हिंसा और नफरत की विरासत को सच में मिटा सकता है? इस कहानी का अंत हमें एक उम्मीद तो देता है, लेकिन ये सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या इतिहास के जख्म कभी पूरी तरह भर भी पाते हैं?